दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, उत्साह से मना रहे दिवाली का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। दिवाली जन विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दिवाली की जन टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। देश भर में जगह जगह दिवाली की धूम मची हुई है, जहां कहीं पर लोग अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के लिए इस महंगाई के दौर में चांदी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहीं टूरिस्ट प्लेस गोवा भी इस फेस्टिव सीजन के लिए तैयार हो चुका है। तो कहीं पर इको फ्रेंडली दिवाली की भी धूम मची हुई है। बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर प्रिंट की, तो उसकी मांग तो देश के कोने कोने में इस त्योहारी सीजन में फैली ही हुई है। इस त्योहार को मनाने का तरीका भले ही सबका अलग हो, लेकिन एक्साइटमेंट सबकी एक जैसी ही होती है। तो चलिए आपको आज बताते हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में ये फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बावजूद उत्तर प्रदेश के आगरा में चांदी के गिफ्ट आइटम्स की मांग बढ़ी है। ग्राहक ज्यादातर हल्के वजन वाली चीजों को खरीद रहे हैं। दिवाली और धनतेरस नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगरा में चांदी से बने गिफ्ट्स की मांग बढ़ गई है। सोने और चांदी के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचने के बावजूद लोग परिवार और दोस्तों के लिए गिफ्ट के रूप में चांदी के सिक्कों और ज्वेलरी को देना पसंद कर रहे हैं। इन सभी चीजों में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की मांग सबसे ज्यादा है। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सभी वैरायटी के गणेश लक्ष्मी, है ना, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, इस तरह के राम दरबार, इस तरह की चीज़ें सब बहुत ख़रीदारी में चल रही है इस वक्त में, और हम लोग भी इसी तरह की चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। और चांदी के सिक्के हैं आपके, लाइट वेट में हैं, हैवी वेट में हैं, लोग सभी तरह की खरीदारी कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। जब से ये दुकान खुली है तब से इस पूरे हफ्ते में मैं रोज़ आ रही हूँ कि सिंहासन बहुत अच्छे हैं, दीपक बहुत अच्छा है, सिक्के, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर डेकोरेटिव। आप एक सामान लेने आ रहे हो, 4 सामान खरीद रहे हो। इतना एक्साइटमेंट है इस बार चांदी की शॉपिंग करने में। हालांकि चांदी की बढ़ती कीमत ने लोगों को परेशान जरूर किया है, क्योंकि सर्राफा व्यवसायियों का कहना है कि ग्राहक ज्यादातर हल्के वजन वाली चीजें खरीद रहे हैं। लोगों में बड़ी धूम है दिवाली को लेकर। लोग दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी, हटरी और बाकी गिफ्ट आइटम्स बहुत परचेस कर रहे हैं। लोगों को इस समय चांदी महंगी होने से थोड़ा सा बस ये है कि लोगों को हल्के गिफ्ट आइटम चाहिए। जहां आदमी पहले 200 ग्राम का सामान खरीदता था, वहाँ 150 ग्राम का खरीद रहा है। पर आदमी चांदी के ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है और लोग हमेशा ट्रेंड में रहता है चांदी। मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है? डिमांड बहुत है चांदी की, कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को और दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। फेस्टिव सीजन शुरू होते ही गोवा टूरिस्टों के स्वागत के लिए तैयार है। बीच पर बनी हट रंग बिरंगी रोशनी में नहाई हुई है। दिवाली और क्रिसमस बस कुछ दिन दूर हैं। ऐसे में टूरिज्म सिटी गोवा में भी फेस्टिव टूरिज्म सीजन शुरू हो गया है। गोवा के बीच सैलानियों से गुलजार दिखने लगे हैं। शाम के वक्त रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हट टूरिस्टों के स्वागत के लिए तैयार हैं। इन हट पर टूरिस्ट स्वादिष्ट खानों का लुत्फ तो उठाते ही हैं, साथ ही वो उनके लिए आराम करने की भी सबसे अच्छी जगह होती है। ट्राई किया, अच्छा है। गोवा का लोकल वेजिटेरियन, लोकल और नॉन वेजिटेरियन फिश मिल सभी ट्राई किया, अच्छा है। Good. We do come with our family. I come here every year to enjoy with my friends and family. It's nice, quite nice, yeah. इस महीने सैलानियों को लेकर पहली चार्टर्ड फ्लाइट गोवा पहुंची, जिससे हर ओर पर्यटक नजर आ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आने के साथ ही यहां पर दिवाली और क्रिसमस की तैयारी भी शुरू हो जाती है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को इस बार अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है। केरल के रहने वाले गणेश सुब्रमण्यन महीन कलाकृति बनाने के लिए जाने जाते हैं। सोने के महीन टुकड़े पर बनाई गणेश की कलाकृतियां सरसों के दाने से भी छोटी होती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बिना लेंस के देखना भी मुमकिन नहीं है। केरल के रहने वाले गणेश सुब्रमण्यम महीन कलाकृति बनाने के लिए जाने जाते हैं। सोने के महीन टुकड़े पर बनाई गणेश की कलाकृतियां सरसों के दाने से भी छोटी होती हैं। इतना कि उन्हें बिना लेंस के देखना मुमकिन नहीं है। കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വളരെ ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള
കരവിരുതുകൾ, അതായത് വളരെ ചെറിയ ശില്പങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണ തരികൾക്കകത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. വളരെ ചെറിയൊരു തരിയായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നിലൂടെ നമ്മൾ ശക്തമായുള്ള ഒരു ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സൃഷ്ടികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഈ ശില്പങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു തരിയായിട്ടും എന്നാൽ ലെൻസിലൂടെ മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും പറ്റുന്ന അത്രയും സൂക്ഷ്മ വലുപ്പത്തിലുള്ള ശില്പങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാനോ ശില്പി എന്നുള്ളൊരു പേര് വരുന്നത്. गहने बनाने वाले परिवार में जन्मे गणेश ने 2005 में नैनो मूर्तियां बनाना शुरू की थी। ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പവറുള്ള നല്ല പവറുള്ള ഒരു ലെൻസിലൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂചികളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വളരെ ചെറിയ സൂചികൾ പോയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ലെൻസിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള രൂപം ആ ഒരു സ്വർണ്ണത്തരിക്കകത്ത് കൊത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ശ്രമമുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് മാസങ്ങളോളം എടുത്തു വരുന്ന ആ ഒരു ശ്രമം ഒരു സെക്കൻഡ് നിമിഷം നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് പാളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെയിലിയർ ആവും. കാര്യം കൈ ഒന്ന് അനങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെ അങ്ങ് കട്ടായി പോകും. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 60-ൽ പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങൾ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. गणेश की इस कला के मुरीद कला, सिनेमा और राजनीति के कई दिग्गज नेता भी हैं। गणेश अब अपनी नैनो कृतियों को रखने के लिए म्यूजियम बनाने की सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देश में टॉप टूरिस्ट प्लेस बनते ही अब योगी सरकार ने ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। योजना के मुताबिक राज्य के सभी 75 जिलों के कई गांवों में होम स्टे बनाए जा रहे हैं और इन होम स्टे में सैलानियों को उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और पारंपरिक खान-पान का स्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश के देश में टॉप टूरिस्ट प्लेस बनते ही अब योगी सरकार ने ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। योजना के मुताबिक राज्य के सभी 75 जिलों के कई गांवों में होम स्टे बनाए जा रहे हैं। इन होम स्टे में सैलानियों को उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और पारंपरिक खान-पान का स्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गांवों के लोग आगे भी आए हैं। इनकी ट्रेनिंग हम कराते हैं। इनको हम लोग हमारा जो टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसके जरिए IHM लखनऊ है उसके माध्यम से उनको किस तरीके से जो मेहमान आते हैं उनकी देखभाल करें, कैसे उनको रिसीव करें, किस तरीके से उनके इंगेज किया जाए, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी उन गाँव में और साथ ही साथ जो है वहाँ से वो फसल जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फसल हो सकती है उसके पैकेट भी लेकर के जा सकते हैं। वहाँ के ग्रामीण महिलाओं को रोजी रोजगार मिलेगा, स्वयं सहायता समूहों को रोजी रोजगार मिलेगा। लखनऊ जिले में कटवारा ग्राम पंचायत को ग्रामीण टूरिज्म के लिए चुना गया है। ये गांव लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये गांव अपनी धार्मिक अहमियत के लिए जाना जाता है। मंदिर में चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। स्वास्थ्य जीवन और आपका जो है ये रोड का सौंदर्यीकरण और उसके किनारे जो छायादार पेड़ लगाने का ये योजना चल भी रही हैं और हमारे यहाँ मंदिर से लगा के बख्शी तालाब तक एक लाइट की व्यवस्था वो चल रही है। अभी हो सकता है इसी विभाग में आ रहा हो। पर्यटन जोड़ेंगे ना हमारे गांव को तो काफ़ी पर्यटन करता है। हमने देखा है पर्यटन हमारे यहाँ मंदिर से जुड़ा है और जब हमारा गांव पर्यटन ने ले लिया है तो उम्मीद तो बड़ी है कि काफ़ी विकास होना चाहिए। इस योजना से कटवारा ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे विकास को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कटवारा में बहुत विकास कार्य होंगे और हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ उधर रोजगार मिलेगा, ज़्यादातर लोगों युवा जितने हैं ज़्यादा रोजगार यहाँ मिलेगा। ग्रामीण पर्यटन को मथुरा में भी विकसित किया जा रहा है। मथुरा के जैत गांव को ग्रामीण पर्यटन पहल के तहत विकसित करने के लिए चुना गया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से महज 5 किलोमीटर दूर इस गांव में ज्यादातर लोग तुलसी की कंठी माला बनाते हैं। गांव के तकरीबन हर घर में तुलसी की कंठी और माला बनती है जो भगवान कृष्ण की सबसे पसंदीदा मानी जाती है।
यह खेती से लकड़ी उखाड़ते हैं और इसको छांट के। कौन सी लकड़ी होती है? तुलसी की। अच्छा, शुद्ध तुलसी है ये। अच्छा, उसको फिर आप लेके आते हैं खेतों से? खेतों पे ला के इसको जाटा वो लोग छांट के और गड्डी बनाते हैं, हम पर इसको कटिंग करके उसे देते हैं। कितनी तरह की माला तैयार होती है इससे? ये 3-4 तरह की माला हो जाती है। सरकार सैलानियों को ग्रामीण अनुभव देने के लिए गांवों में होम स्टे भी विकसित कर रही है। जैत गांव में होम स्टे के रूप में ऐसे 7 घरों की पहचान की गई है। होम स्टे चलाने के तरीके के बारे में घर के मालिकों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के टॉप टूरिस्ट प्लेस बनने का श्रेय बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जाता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में सड़क, रेल, जल और हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है। इन सब वजहों से ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में भी कई गुना इजाफा होने की उम्मीद है। तो अब बात करते हैं जयपुर के सांगानेरी प्रिंट की, जिसकी डिमांड दूर दूर तक फैली हुई है। त्योहारों के सीजन में सांगानेरी प्रिंट की भारी मांग है। ये कला 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जयपुर में कारीगर इन्हें तैयार कर रहे हैं। राजस्थान की सांगानेरी प्रिंट पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है। ये तकनीक सांगानेर गांव से शुरू हुई थी। प्रिंटिंग में रंग बिरंगे डिजाइन होते हैं। इनमें फूल, ज्यामितीय पैटर्न और प्रकृति से प्रेरित थीम होती है। त्योहार के मौसम में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की भारी मांग है, लिहाजा जयपुर में कारीगर बड़े जतन से इन्हें तैयार कर रही हैं। सांगानेरी देखो, सांगानेरी प्रिंट की हमारी ये खूबी है कि सांगानेरी में जो कलर केमिकल काम में लिए जाते हैं, कपड़े के प्रति, हमारे काम के प्रति, जो भी हम कलर केमिकल यूज में लेते हैं, काम में लेते हैं, कपड़े को हमारे बाहरी रूप में दिखावे के लिए, तो हम जो कपड़ा, जो कलर केमिकल काम में लेते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के काम में लेते हैं बजाय दूर के। तो हमारा जो भी प्रोसेस रहता है इस काम को करने का, छापने का, तो वो बिल्कुल हट के रहता है। हम जैसे और जो बाहर कपड़ा रंगाई छपाई होती है उससे हट के हमारे यहाँ रंगाई छपाई होती है। मशीनों का बहुत कम यूज में लिया जाता है। हम हाथ के ऊपर विश्वास ज्यादा करते हैं क्योंकि हाथ के काम में चमक ज्यादा आती है। माना जाता है कि सांगानेरी प्रिंट 16वीं सदी में शुरू हुई थी। इसमें सब्जियों और फलों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। सर, इतिहास तो बहुत पुराना है। अपने राजा महाराजाओं के टाइम से भी ये ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य होता रहा है और ज़्यादातर ये अपने सांगानेर वाले पार्ट में था, तो इस वजह से इसका सांगानेरी प्रिंट के नाम से ही फेमस हुआ है। और जो अपने नेचुरल, जो अपने वेजिटेबल डाइज वगैरह होती थी, जो अपने फूलों का अर्क हुआ, वेजिटेबल्स वगैरह का अर्क हुआ, उन्हीं से ही इनका कलर्स वगैरह तैयार किया जाता था और लकड़े के डड्डे के ऊपर नक्काशी निकाल करके और वो ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती थी। तो राजा महाराजाओं के टाइम से ही पुराना है और काफ़ी फेमस है। खासियत इसकी कॉटन कपड़ा होता है और हैंड ब्लॉक होता है और सब वेजिटेबल कलर होता है, केमिकल कलर नहीं होते जो अपने हार्मफुल रहे स्किन को, वो चीज़ नहीं होती है। और फिर हम लोग खास तौर से जैसे धागा भी है तो वो भी कॉटन है, बटन है वो लकड़ी का है, तो उससे इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड प्रेफर करा जाता है। सांगानेरी प्रिंट वाले कपड़ों के रंग खराब नहीं होते। उनकी यही खासियत खरीदारों को लुभाती है। सांगानेर प्रिंट बहुत साल पुराना है जयपुर का और ये सांगानेर गांव है। आगे जाके वहाँ का कलर कभी नहीं निकलेगा सांगानेर प्रिंट का। और यहाँ तक फॉरेन तक भी इसका फेमस है। आप कहीं भी इंडिया में जाओ, हर पूछेंगे जयपुर की सांगानेर प्रिंट की चादर या कुर्ते या कुछ भी हो, जो चुन्नी उन्नी दुपट्टा, हर चीज फेमस है सांगानेर प्रिंट की। मेरे को बचपन से लेके आज 50 साल हो गए, अभी तक सबसे सांगानेर के प्रिंट के ही पहन रही हूँ। हम सांगानेरी प्रिंट का वर्क के सूट्स लेने आए हैं एंड इसमें बहुत सारे पैटर्न्स और ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह होते हैं, वो जो बेसिकली फीजिबल होते हैं। उनके कपड़े अभी फ्रेड नहीं होता है आफ्टर वॉशिंग एंड बहुत महंगा भी नहीं है, रीजनेबल प्राइसेस हैं, काफ़ी पैटर्न हैं और सिर्फ कपड़ा भी है और सिले सिलाई सूट्स भी हैं। सो वो काफ़ी ये भी ट्रेंड में है और अच्छा लगता है उसका पैटर्न फेस्टिव सीजन में पहनना। पेचीदे डिजाइनों के लिए मशहूर प्रिंट की विरासत 500 साल से ज्यादा पुरानी है। ये अमूमन सफेद और ऑफ वाइट कपड़ों पर बनाए जाते हैं।
जम्मू कश्मीर का उरी शहर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं उरी फर्स्ट और उरी सेकंड के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इन विद्युत परियोजनाओं के बावजूद उरी के लोग लगातार बिजली कटौती, आसमान छूते बिजली बिलों और बढ़ती महंगाई से काफी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर का उरी शहर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं उरी 1, उरी 2 के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इन विद्युत परियोजनाओं के बावजूद उरी के लोग लगातार बिजली कटौती, आसमान छूते बिजली बिलों और बढ़ती महंगाई से काफी परेशान हैं। बिजली होती नहीं है, 24 घंटे में यहाँ 4 घंटे बिजली होती टोटल, और 1200 रुपए बिल है मैम। जबकि पहले इलेक्शन के पहले यहाँ पे 120 रुपये बिल थी, 200 रुपये बिल थी, यहाँ पे आज 1200 रुपये बिल है। जो गरीब था आदमी 500 रुपये में दिन लगाएगा, उसको लगते हैं महीने में 4 दिन या 10 दिन वो बिल भरेगा। गैस मट्टी 1200 रुपये है, क्या लेगा वो गरीब आदमी? कुछ भी नहीं बदला तो कुछ भी नहीं, लेकिन खराबियां बहुत हुई, महंगाई हो गई, बिजली बिलें चढ़ गई, डबल ट्रबल आए बिजली बिलें। जो लोग दिन को 100 रुपये भी नहीं कमा सकते उनके भी 1500 रुपये बिल आ रही है, 1500 700 इतना मतलब चढ़ रहा है उसमें। तो कमाई उतनी है नहीं लोगों के पास जो इसको अदा कर सके। और बाकी चीज़ें भी मतलब जैसे कि सब्जियां हैं, राशन है, वो चीज़ें भी महंगी होगी बहुत। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया इन 10 सालों में। जबकि 50 रुपये डीजल था, अब 100 रुपये चला गया। पेट्रोल भी उस वक्त 40-50 था, इस तरह वो भी महंगा हो गया। 1997 में शुरू की गई उरी 1 परियोजना 480 मेगावाट का उत्पादन करती है और 2014 से शुरू हुई उरी 2 परियोजना 240 मेगावाट का उत्पादन करती है। इसके बावजूद गर्मी और ठंड के महीनों में यहाँ बिजली कटौती सबसे ज्यादा होती है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ की बिजली बाहर भेज दी जाती है। बेरोजगारी यहाँ पे पहले काम चलते थे, नरेगा वगैरह सब वो बंद हो गए हैं। और हमारा ड्राई फ्रूट बिकता था गिरी 1200 रुपये तक जाता था, आज वो 400 से 500-600 तक लास्ट हुआ। और क्या, जब बाहर से जो भी आइटम आते हैं वो महंगे, हमारे जो यहाँ का है कुछ भी नहीं हो, सब महंगे जा रहे हैं। बिजली का हमारे यहाँ कश्मीर में 3 प्रोजेक्ट है, बिजली बाहर जाती है, हमें 300 फीस पहले भरना पड़ता था, आज वो लेते हैं 1500 रुपये फीस। और बिजली दिन में आती है जहाँ 6-7 घंटे। लोग 10 सालों के बाद वोट डालने को लेकर तो काफी उत्साहित दिखे, लेकिन वे चाहते हैं कि नई सरकार बिजली की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। जम्मू कश्मीर में आखिरी यानी तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बदलते वक्त के साथ अब पुलिस महकमा भी हाईटेक होता जा रहा है। अब पुलिस ड्रोन कैमरास के जरिए आसमान से शहर में नजर रख रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पहले कानून व्यवस्था में ड्रोन कैमरास की मदद ली जा रही थी, लेकिन अब यातायात व्यवस्था में भी ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। बदलते वक्त के साथ तमाम सरकारी महकमे हाईटेक होते जा रहे हैं। नई तकनीकी और गैजेट्स का इस्तेमाल कर सरकारी महकमों ने अपनी काम को और भी आसान बना लिया है। ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने भी कानून व्यवस्था के लिए ड्रोन कैमरों को अपना बड़ा हथियार बनाया है। दरअसल ड्रोन कैमरे के जरिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एक जगह बैठे ही शहर भर में सड़कों पर दौड़ते वाहनों के साथ ही यातायात व्यवस्था की पल अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा शहर की सड़कों पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों की भी जानकारी ले रहे हैं। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस अब नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों की ड्रोन कैमरे के जरिए फोटो लेकर चालान करने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। तो सेटअप है वो ये है कि जैसे अभी हमारा जो VOC है, वायलेशन ऑन कैमरा जिसको बोलते हैं, जिसमें नो पार्किंग के चालान जनरेट होते हैं वाया पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जिसमें जो यातायात पुलिसकर्मी हैं उनके पास वो ऐप है। तो वो जब रोड पे जा रहे हैं और कोई भी अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है नो पार्किंग में, तो वो फ़ोटो खींच के उसका चालान जनरेट कर देते हैं। अब सेम इसमें हम प्रयास करेंगे, अगर ये वर्कआउट होता है अच्छे से, कि जो सेम एप्लीकेशन है वो ड्रोन वाले सॉफ्टवेयर में लिंक हो जाए
और ड्रोन वाले सॉफ्टवेयर में लिंक होके वो ऑटोमेटिकली आपका जहाँ पे भी उड़ रहा है और कोई भी वायलेशन है तो वहाँ पर वो फ़ोटो खिंच जाए और ऑटोमेटिकली चालान जनरेशन हो जाए। बट ये सब है, एवरीथिंग इज़ इन पाइपलाइन। थोड़ा एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट है एंड वी आर होपफुल कि अच्छा चलेगा। ड्रोन कैमरे भले ही सबसे पहले बाजार में बच्चों के खिलौनों के तौर पर आए थे, लेकिन अब ड्रोन कैमरे पुलिस ही नहीं बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक मजबूत हथियार बन गए हैं। शहर में रैली हो या जुलूस या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने का मसला, हर बार जयपुर पुलिस ड्रोन कैमरों के जरिए ही शहर पर निगरानी रख रही है। अब ट्रैफिक पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस निजी कंपनी के सहयोग से शहर में ड्रोन उड़ाकर सड़कों पर न केवल यातायात के दबाव की जानकारी ले रही बल्कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों की भी जानकारी जुटा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से उड़ाए जा रहे ड्रोन कैमरे 5 किलोमीटर के दायरे में घूम घूम कर शहर की सड़कों की सीधी तस्वीरें पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा। जो मेनली इसका मोडस ऑपरेंडी है वो तो ये है कि इसको हम प्रॉपरली कंट्रोल रूम के साथ लिंकअप कर देंगे और भविष्य में इसका जो फीड है वो डायरेक्टली कंट्रोल रूम में आ जाएगा। सेकेंडली, अच्छे ड्रोन्स का जो रेजोल्यूशन है उसके माध्यम से ऑन वे ही अगर कहीं पर भी कोई गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है या फिर कोई अन्य प्रकार की वायलेशन है तो वहीं से उसका नंबर नोट करके उसको जो भी चालान वाला जो हमारा सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करके ऑटोमेटिक चालान जनरेशन भी हम इसमें आगे करने की सोच रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का मसला हो या फिर यातायात व्यवस्था का, पुलिस महकमा अपनी परंपरागत पुलिसिंग पर ही हमेशा विश्वास करता रहा है, लेकिन अब तकनीकी का सहारा लेकर पलक झपकते ही पूरे शहर में आसमान से नजर रख रहा ये ड्रोन कैमरा। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्रोन कैमरा ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी कारगर साबित होगा। जन टीवी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या का अब टूरिज्म विभाग टूरिस्टों के लिए बेहतर अनुभव के लिए शहर के नाविकों को ट्रेंड करेगा। उन्हें शहर के इतिहास के बारे में भी उन्हें कई भाषाओं की जानकारी दी जाएगी। टूरिस्टों को लुभाने और उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने अयोध्या के घाटों पर नाव चलाने वालों को ट्रेंड करने का फैसला लिया है। इन्हें शहर के इतिहास के बारे में अलग अलग भारतीय भाषाओं में ट्रेंड किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे नाविक टूरिस्टों के साथ आसानी से बातचीत कर सकेंगे। हम जो प्रशिक्षण देते हैं उसमें अयोध्या के पूरे इतिहास को, महत्व को सब शामिल करते हुए और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे नाम ही सही कुछ भाषाओं में उनको मालूम रहे कि उस चीज़ का नाम ले सकें कि ये होटल है, मंदिर है, तो उसको किसी भी भाषा में जो है उसका व्यक्ति है तो उसको समझ सके। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का पुजारियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस पहल से धार्मिक नगरी में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और उन्हें अच्छा अनुभव भी मिलेगा। पर्यटन विभाग की एक अद्भुत और अच्छी सोच है कि जितने नाविक हैं श्री अयोध्या धाम में उन्हें पर्यटन विभाग प्रशिक्षित करेगा, जिससे जो श्रद्धालु नाविक में बैठकर अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं, सरयू के धारा में बैठकर श्री अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे में नाविक उन्हें राम जी की कथाओं के विषय में, अयोध्या की प्राचीन व्यवस्थाओं के विषय में यात्रियों को अवगत कराएंगे तो यात्रीगण जो आएंगे उन्हें भी आनंद का अनुभव होगा और वो अनुभूति लेकर के श्री अयोध्या धाम से जाएंगे। इस साल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से हर महीने लाखों टूरिस्ट अयोध्या आ रहे हैं। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क फिर खुलने के बाद अब तक पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी आ चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक पार्क में देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं। इससे लोकल लोगों की अच्छी कमाई हो रही है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क मानसून में 4 महीने बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर को सैलानियों के लिए खोल दिया गया।
उसके बाद से पार्क में अब तक 13,000 से ज्यादा सैलानी आ चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक पार्क में देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं। इससे लोकल लोगों की अच्छी कमाई हो रही है। Kaziranga National Park has been opened for tourists from October 1st. So we have got a good run of tourists so far. The first 15 days, about 13,500 tourists have visited Kaziranga, including 144 foreign tourists. And from this, Kaziranga has generated a revenue of about 29 lakhs, and even local gypsy operators and drivers, they have received good support from the park and good amount of revenue from the tourist visit. हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक पार्क में बाघों और एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा अधिकारियों को सैलानियों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी है। यहाँ बाघों, हाथियों और एक सींग वाले गेंडे समेत जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। दिवाली जन विशेष में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक बधाई। फेस्टिवल को अपने घर पर अच्छे से एंजॉय कीजिए। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली।